बात हम ट्रंप की कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है और वो शब्द है टैरिफ। आज 1 अगस्त है और आज से टैरिफ को लेकर अमेरिका की आखिरी डेडलाइन समाप्त हो गई है। व्हाइट हाउस ने अपने ताजा बयान में कहा है कि टैरिफ की नई दरें 7 अगस्त से प्रभावी होंगी और जिन देशों को अब तक टैरिफ की नई दरें नहीं बताई गई हैं, उन्हें आज देर रात 3 से 4 बजे तक इसकी जानकारी दे दी जाएगी और ये समय अमेरिका में शाम 4 से 5 बजे का होगा। अब तक दुनिया में सिर्फ 33 देश ऐसे हैं जिनके साथ अमेरिका ने ट्रेड डील को फाइनल किया, जबकि 120 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया ही नहीं है। इनमें हमारा देश भारत भी शामिल है। भारत में इस मुद्दे पर काफी राजनीति भी हो रही है, लेकिन सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कृषि, खेती, नॉन वेजिटेरियन, डेयरी प्रोडक्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और अपनी धार्मिक भावनाओं को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। नॉन वेजिटेरियन डेयरी प्रोडक्ट का मतलब उन गाय और मवेशियों के दूध से है जिसके लिए अमेरिका में उन्हें चिकन, सुअर, मछली के अवशेष वाला चारा दिया जाता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें वो होती हैं जिनके बीजों की बनावट को लैब में इस तरह से बदला जाता है कि ये फसलें ना तो कीड़ों के मार से मरती हैं और ना इनकी पैदावार भी ज्यादा से ज्यादा उस वक्त की जाती है। लेकिन भारत इस पर भी समझौते के लिए तैयार नहीं। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने टैरिफ की जो नई दरें लागू की हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। इससे बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी भारत की जो जीडीपी है उसमें कितना फर्क आएगा, कितनी गिरावट? 0.2%। और सरकार ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका को जो उत्पाद, जो वस्तुएं निर्यात करता है, उनमें ज्यादातर सामान पर अब भी नया टैरिफ लागू नहीं होगा और भारत को उम्मीद है कि वो टैरिफ के झटकों को आसानी से सह लेगा। सरल शब्दों में कहें तो जैसे भूकंप के हल्के झटकों से कोई नुकसान नहीं होता है, उसी तरह से टैरिफ के ये झटके भी भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब देखिए, आज पूरी दुनिया में जब टैरिफ शब्द की इतनी चर्चा हो रही है, तब ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि यह शब्द अरबी भाषा से आया हुआ वर्ड है। अरबी भाषा में इसे तारिफ कहा जाता था, जिसका मतलब होता था सूचित करना। जब यूरोप के व्यापारी भूमध्य सागर क्षेत्र में अरब के व्यापारियों के संपर्क में आए, तब उन्होंने इस शब्द को अपनाया और इस तरह सूचना देने के लिए इस्तेमाल होने वाला तारीफ शब्द टैक्स के लिए टैरिफ के रूप में इस्तेमाल होने लगा। और आज पूरी दुनिया इसी टैरिफ की टेंशन में डूबी हुई है। हमारे देश में भी इस टैरिफ पर खूब टकराव हो रहा है। हालांकि आज हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बनकर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर टिप्पणियां भी कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भारत को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, हमारी विदेश नीति में कहां कमी रह गई। ऐसे ही कुछ राय चंदों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का श्रेय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे देते हैं और उनके दावों का खंडन नहीं करते, तो शायद राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात अच्छी लगती और वो भारत पर टैरिफ जो लगाया है उन्होंने उसमें थोड़ी सी कटौती करते, वैसे ही टाल देते, जैसे उन्होंने मेक्सिको के लिए नए टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। आज बड़ा सवाल यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप की भारत पाकिस्तान के सीज फायर में कोई भूमिका ही नहीं थी, तो भारत किसी भी उद्देश्य के लिए इस झूठ को सच क्यों कहता? और आप खुद सोचिए कि क्या टैरिफ से बचने के लिए भारत को राष्ट्रपति ट्रंप के झूठे दावों को स्वीकार कर लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और हमने किया भी नहीं। सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने की जगह देश हित को चुना और कोई भी मजबूत सरकार यही करती। लेकिन इन राय चंदों का क्या करें? ये तो टैरिफ लगने पर भी ज्ञान देंगे और अगर टैरिफ नहीं लगता है और भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील किसी तरह हो जाती है, तब भी ज्ञान देते हैं। तब कहते हैं कि अंदर खाने जरूर कोई सेटिंग हुई, इसीलिए ट्रेड डील फाइनल हो गई है। हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि जब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्ष को देश हित में एकजुट होना चाहिए था, मिलकर अमेरिका को आईना दिखाना चाहिए था, तब भी हम इस पर राजनीति कर रहे हैं। इस मुद्दे को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ ट्रेड डील कर ली और सिर्फ भारत को अलग थलग कर दिया है। सच तो यह है कि अमेरिका अब भी दुनिया के 120 से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड डील को अंतिम रूप नहीं दे पाया है और इनमें कई देशों पर उसने भारत से ज्यादा टैरिफ लगाया है। स्विट्जरलैंड पर 39%, 39% टैरिफ, कनाडा पर 35%, ब्राजील पर 50%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, म्यांमार पर 40%, मेक्सिको पर भी
25% और श्रीलंका और बांग्लादेश पर भी उन्होंने 20% टैरिफ लगाया है। लेकिन इनमें एक भी देश ऐसा नहीं है जहां इस टैरिफ के लिए इन्हीं देशों की सरकारों की आलोचना हो रही। इन देशों के लोग समझ रहे हैं कि टैरिफ के लिए अमेरिका जिम्मेदार है और टैरिफ अगर वो एक तरफा लगा रहा है तो आलोचना अमेरिका की होनी चाहिए और राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है। हमारे देश में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो पूरा विपक्ष इसके लिए अमेरिका की नहीं बल्कि अपने देश की ही आलोचना कर रहा है, सरकार की आलोचना कर। कई नेता तो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ उस केमिस्ट्री का जो इस टैरिफ को रोक नहीं पाई। और ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दिया। उन्होंने भारत के बाजार, भारत के किसान, भारत के व्यापारियों के हितों की रक्षा की और यह सोचा कि अगर अमेरिका की कंपनियां खुले रूप में भारत में आकर व्यापार करने लगी तो हमारे देश की घरेलू इंडस्ट्री का क्या होगा। वरना आप खुद सोचिए कि अमेरिका के साथ डील करना कौन सी बड़ी बात थी, डील तो आज ही हो जाए। लेकिन भारत यह भी तो देखेगा कि इस डील में हमारा फायदा है भी या नहीं। आप ब्राजील को देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन ब्राजील अब भी अड़ा हुआ है कि वो भी अपने हितों को पहले देखेगा और अगर अमेरिका ने ज्यादा दबाव बनाया तो वो उसके साथ व्यापार ही बंद कर देगा, लेकिन उसके सामने झुकेगा नहीं। और ब्राजील में तो इस पर राजनीति भी नहीं हो रही है। दुनिया में अब तक सिर्फ 33 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने टैरिफ की नई दरें लागू होने से पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है। इनमें यूरोपियन यूनियन पर 15%, ब्रिटेन पर 10%, वियतनाम पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%, पाकिस्तान पर भी 19% और दक्षिण कोरिया पर 15% टैक्स लगाया गया है। इन देशों ने अमेरिका के साथ ये डील इतनी आसानी से इसलिए कर ली क्योंकि इन देशों में यूरोपियन यूनियन को छोड़कर किसी और देश के पास बहुत बड़ा बाजार है नहीं और कोई अमेरिका के लिए उतना बड़ा ट्रेड पार्टनर है भी नहीं। लेकिन भारत की स्थिति अलग है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। सबसे ज्यादा आबादी का मतलब है कि खपत के मामले में हम दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। 2030 तक भारत का कंज्यूमर मार्केट 46% तक बढ़ जाएगा और हमारे लोग अपनी जरूरतों पर 370 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जो पिछले साल 207 लाख करोड़ रुपए खर्च करते थे। अब हमारे देश के लोग अगर ये पैसा खर्च करेंगे और अगर ये पैसा हमारे देश की कंपनियों, हमारे देश के किसानों, हमारे लोगों की जेब में ना जाकर अमेरिका जैसे देशों की कंपनियों के जेब में जाएगा तो क्या ये सही है? लेकिन अभी अमेरिका वही चाहता है। वो कहता है कि भारत उसकी कंपनियों को कृषि सेक्टर, आप सोचिए हम अपने किसानों के साथ ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? कृषि सेक्टर, डेयरी उद्योग में काम करने के लिए सहमति दे और उसकी कंपनियां बिना किसी रोक टोक के भारत में व्यापार करें, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं। और यही वजह है कि आज से यानी 1 अगस्त से अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जो 7 अगस्त से प्रभावी होगा। अब देखिए, आज टैरिफ के साथ टैलेंट की भी बात कर लेते हैं। आज अमेरिका इस टैरिफ को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जैसे उसके हाथ में एक तलवार आ गई है, जिस पर मन करे उस पर भांजने लग रहे हैं। लेकिन अगर हमने भारत के टैलेंट की बात करनी शुरू कर दी तो अमेरिका के पास क्या जवाब बचेगा? भारत का टैलेंट यानी भारत के वो लोग जो अमेरिका की कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए कमा कर दे रहे हैं। आज गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, फेडेक्स, आईबीएम, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी और दुनिया में उपभोक्ता उत्पाद से जुड़ी सबसे बड़ी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सीईओ भी भारतीय मूल के हैं। और अमेरिका की टेक कंपनियों में बड़ी संख्या में स्टाफ भी भारतीय मूल के लोगों का है और ये लोग अपने तरीके से, अपनी स्वेच्छा से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन क्या ये फिर भी बड़ी बात नहीं? और क्या ये भी बड़ी बात नहीं है कि भारत अमेरिका की टेक कंपनियों के लिए हमेशा से सबसे बड़ा बाजार रहा है? भारत के ऑनलाइन मार्केट में अमेज़न की हिस्सेदारी है 32%। जी हां, जो पूरे विश्व में अमेज़न बेचता है उसमें 32% तो भारतीय खरीदते हैं। भारत के स्मार्टफोन बाजार में एप्पल कंपनी की हिस्सेदारी 23% है, 23%। गूगल कंपनी की भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत में है। भारत में 95% स्मार्टफोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का है। गूगल कंपनी के यूट्यूब के सबसे ज्यादा 50 करोड़ यूजर्स भारत में हैं। इसी तरह मेटा कंपनी के फेसबुक के सबसे ज्यादा 37.5 करोड़ यूजर भारत में हैं।
व्हाट्सएप के भी भारत में 60 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम के लिए भी भारत सबसे बड़ा बाजार है और भारत में इसके 41 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के भी सबसे ज्यादा यूजर किस देश में? भारत में है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। जब चीन और रशिया जैसे देशों ने अमेरिका की टेक कंपनियों को अपने यहां बैन किया हुआ है, तब भारत इनके लिए सबसे बड़ा बाजार बना। लेकिन आज अमेरिका यह कहता है कि भारत उस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है और इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। हमारे देश के जो आम लोग हैं, जो टैरिफ की इस गुत्थी को नहीं समझते, उन्हें यही लगता है कि भारत अमेरिका की कंपनियों पर जो टैरिफ लगाता है वो टैरिफ ये कंपनियां अपनी जेब में से भरती हैं। लेकिन ये भी सच नहीं है। सच ये है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर जो टैरिफ लगाता है वो टैरिफ भारत में इन कंपनियों के ग्राहक चुकाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हार्ले डेविडसन की बाइक इसीलिए इतनी महंगी है क्योंकि इस बाइक पर सरकार टैरिफ लगाती है। लेकिन यह टैरिफ हार्ले डेविडसन नहीं चुकाती, बल्कि यह टैरिफ भारत में इस बाइक को खरीदने वाले लोगों से वसूला जाता है और हमारे देश के लोग अमेरिका का सामान टैक्स की वजह से महंगे में खरीदते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है ताकि भारत की जो घरेलू कंपनियों को बचाया जा सके। और यह भारत को देखना पड़ेगा। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ सोच रखते हैं, अगर हम मानते हैं कि अपनी कंपनियों को ताकतवर बनाना है, पूरे विश्व में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो हमें अपनी कंपनियों की भी तो सेहत देखनी होगी। अगर हार्ले डेविडसन सस्ते में मिलने लगा तो हमारी जो देसी कंपनियां अभी बाइक बना रही हैं उनका क्या होगा? जो कंपनी भारत में रहकर अपनी बाइकें बना रही हैं, इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार दे रही हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं, क्या हम अपने यहाँ की उस कंपनी को फायदा देंगे या फिर हम अमेरिका की कंपनी को फायदा देंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को कुछ हासिल ही नहीं होता? लेकिन ये बात अभी घुमाई जा रही है और कोई इसे ना तो समझाना चाहता है और ना ही कोई समझना चाहता है। सब एक दूसरे की आंखों में धूल झोंकते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये भारत पर लगाए गए 25% के टैरिफ से कम है। ये बात सही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ज्यादा व्यापार नहीं होता। अमेरिका के व्यापार में पाकिस्तान की हिस्सेदारी 0.1% है। लेकिन फिर भी आज भी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये डील मायने रखती है। और इसीलिए मायने रखती है क्योंकि अमेरिका में सरकार किसी भी पार्टी की रहे, पाकिस्तान के लिए उसका प्रेम हर बार जग जाहिर हो ही जाता है। और ये देखिए, जो गुलाब एक दूसरे को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों देशों की ये मोहब्बत असली है। ये मोहब्बत फायदे के लिए की गई है और इसकी शुरुआत भारत की आजादी के बाद से ही हो गई थी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा है, बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा है कि अमेरिका का दोस्त होना तो अमेरिका का दुश्मन होना फिर भी ठीक है, लेकिन दोस्त होना सबसे खतरनाक है। और उसी राह पर पाकिस्तान निकल चुका है। लेकिन हम आपको जरा पीछे लिए चलते हैं। आजादी के बाद से ही इस मतलब वाली मोहब्बत का एक छोटा सा इतिहास आज आपको बता ही देते हैं। साल 1945 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और पश्चिम देश थे और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। इस बटी हुई दुनिया में भारत ने यह तय किया कि वो तटस्थ रहेगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट का समर्थन करेगा। इसे गुट निरपेक्ष समूह भी कहते थे, जिसका मतलब होता था ऐसे देशों का समूह जो ना तो अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम गुट में शामिल है और ना ही सोवियत संघ के नेतृत्व वाले पूर्वी गुट में शामिल है। भारत भी एक ऐसा ही देश था, लेकिन इस क्षेत्र में अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में देखा जो भटका हुआ था, जिसकी कोई नीति नहीं थी, जिसका आसानी से फायदा उठाया जा सकता था। उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की एक नई कहानी शुरू हुई, क्योंकि पूरे इलाके में अगर आप देखिए तो जियोपॉलिटिकली उसे एक कमजोर खिलाड़ी मिल रहा था जिसको वो कठपुतली बनाकर नचवा सकता था। अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सुरक्षा देने के लिए उसे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाया। जब अमेरिका पाकिस्तान पर यह मेहरबानी कर रहा था तब भारत ने कोई ऐतराज नहीं जताया। भारत की नीति यह थी कि हम सभी देशों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने फैसले, अपने विवेक, अपने हितों के हिसाब से लेंगे। और यही चीज हर बार अमेरिका को बुरी लगी, चुभती रही। 1965 से पहले जब अमेरिका भारत के कुछ फैसलों से नाराज हुआ, तब भी उसने 1965 के युद्ध से पहले भारत को सस्ता अनाज देने से इनकार कर दिया।
उस युद्ध में भारत ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया, लेकिन अमेरिका से कोई गुहार नहीं लगाई। इसके बाद जब 1971 का युद्ध हुआ, तब भी पाकिस्तान ने एक बार फिर से अमेरिका का रुख लिया और अमेरिका ने अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, जिससे भारत 71 के युद्ध में पीछे हट जाए और पाकिस्तान को मदद मिल जाए। अमेरिका की पाकिस्तान में दिलचस्पी तब और बढ़ी जब उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाएं आई। अमेरिका क्या चाहता था? पाकिस्तान के बगल अफगानिस्तान में रूस की एंट्री हो चुकी थी। अमेरिका चाहता था कि इस क्षेत्र में और खास मुस्लिम देशों में कम्युनिज्म के विस्तार को रोका जाए, वो कम्युनिज्म जो रूस का था, और इसके लिए अमेरिका और पाकिस्तान फिर से करीब आए। उस जमाने में सिर्फ अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाओं को खदेड़ने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के मुजाहिदीन की मदद की, और ये ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान के अनेकों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने कहा है। वही मुजाहिदीन जिनसे तालिबान निकला, लश्कर निकला, जैश निकला, हरकतुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन निकले, जिन्होंने भारत को अपनी नफरत का निशाना बनाया। लेकिन अमेरिका ने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। 9/11 के हमले से पहले तक अमेरिका आतंकवाद को मानता तक नहीं था। उसे ये लगता था कि कश्मीर में कानून व्यवस्था की समस्या है, ह्यूमन राइट्स का मामला है। इसी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान का रणनीतिक फायदा उठाया, आतंकी बनवाए और उसकी सेना को आज के हिसाब से 2,80,000 करोड़ रुपए दिए, और पाकिस्तान ने भी इनमें से बहुत सारा पैसा आतंकवाद पर बहा दिया। ये आपको अनेकों पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के दिख रहे हैं, क्योंकि आज इतिहास पलटकर उन पन्नों को सामने रखना जरूरी है। आज भारत में जो आतंकवाद की समस्या है, उसके पीछे अमेरिका की यही गलती है, यही चाल थी। लेकिन अमेरिका इस बात को स्वीकार तक नहीं करता, जबकि मुजाहिदीन के साथ राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। आप उन्हीं की तस्वीर देख रहे हैं। उस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति पहले पाकिस्तान जाते थे, फिर भारत आते थे, या कोई राष्ट्रपति भारत आता था तो वो पाकिस्तान जरूर जाता था। जैसे 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर, 1969 में रिचर्ड निक्सन, साल 2000 में बिल क्लिंटन, साल 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी भारत और पाकिस्तान का दौरा किया था। अमेरिका ने ईरान को 1984 में एक आतंक समर्थक देश घोषित किया, लेकिन जिस पाकिस्तान से तालिबान निकला, जहां पर सबसे पहले मुजाहिदीन बनाए गए, जिन्होंने जाकर अफगानिस्तान में कोहराम मचाया, जिस पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन मिला, जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने ही 12 अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की पनाहगाह खुद माना है, उस पर अमेरिका ने ईरान जैसे प्रतिबंध नहीं लगा। इसीलिए तो हम इसे द ग्रेट लव स्टोरी कह रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमेशा आंखें बंद रखी। 1999 के करगिल युद्ध में भी जब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी और यह आग्रह किया वो करगिल की चोटियों पर बैठे आतंकियों का जीपीएस डेटा हमारे साथ साझा करे, तो अमेरिका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब 9/11 का हमला हुआ और अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी, तब भी अमेरिका की पाकिस्तान से ये मोहब्बत रुकी नहीं, और आखिर में जब 2011 में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, और ये प्रेम कथा आज भी वैसे ही चली आ रही है। पहलगाम हमले के वक्त भी अमेरिका की एक कंपनी ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक डील साइन की थी, और ये कंपनी पता है किसकी थी? ये कंपनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों की थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से जरूरी मानता है, इसीलिए वो हर बार उसके साथ खड़ा दिखता है, पैसे लगाता है। लेकिन जब भारत भी इसी तरह से अपने पुराने दोस्त रशिया के साथ रिश्ते रखता है, तो ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगती। बड़ी बात यह है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अमेरिका के समर्थन से पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, वो भी गलत है। अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ 47 से खड़ा है, हर तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन आज भी पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा ही है, और इसका कारण यह है कि अमेरिका पाकिस्तान की लव स्टोरी मतलब फायदे के लिए है, और असल में अमेरिका भी खुद नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक मजबूत देश बने। वो जितना कमजोर और भिखमंगे स्थिति में बना रहेगा, उतना ही वो अमेरिका के सामने झुका रहेगा। वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान मजबूत हो और उनके दबाव को चुनौती दे, उनके प्रेशर में जब जिधर कान अमेठना है
बूट पॉलिश करने के लिए बुलाना है, मुनीर को बुलाना है, लंच पे बुलाना है, जो आदेश देना है सब पाकिस्तान जी हजूर करके करता रहेगा। ये बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी समझ गए थे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि पाकिस्तान को भारत जैसा बनना चाहिए, जो बिना किसी दबाव के रशिया से कच्चा तेल भी खरीदता है और अमेरिका से भी संबंध रखता है, लेकिन पाकिस्तान दब कर रह जाता है। इमरान खान की ये बातें सबको देखनी चाहिए, जो देश में खिलाफत में आज खड़े हैं उनको भी समझना चाहिए। खैर, इमरान खान ने ये बात बोली थी तो आज वो जेल में है और उनके साथ क्या हुआ वो सब जानते हैं। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने आज मीडिया को यह बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप अब एक कुल 6 युद्ध और सैन्य संघर्ष रुकवा चुके हैं, जिनमें इजराइल, ईरान, भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, रवांडा, कोंगो, सर्बिया, कोसोवो और इजिप्ट और इथियोपिया का सैन्य संघर्ष शामिल है। और इस लिहाज से अब तो राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल ही जाना चाहिए। देखिए, आपने सुनी इनकी बात को, ये व्हाइट हाउस की तरफ से नोबेल प्राइज का खुलकर ट्रंप के लिए दावा कर रही हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है ऑब्सेशन, जिसका मतलब होता है किसी चीज का जुनून या किसी चीज को पाने के लिए उसके पीछे बुरी तरह से लग जाना। और अब ये नोबेल शांति पुरस्कार भी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक ऑब्सेशन बन गया है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाती हूं जिससे आप ये समझेंगे कि इस पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का जुनून बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका में उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। आइए आपको बड़े स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। 6 महीने पहले, जी हाँ, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 6 महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब उनकी अप्रूवल रेटिंग्स थी 49%। ये जो ब्लू वाला है ये उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग्स है, जो बढ़ के 56% पे पहुंच गई है। और जो उनकी अप्रूवल रेटिंग्स थी वो देखिए आप कैसे नीचे पहुंच गई है 40% पे। और ये डिसअप्रूवल रेटिंग्स का 56% पर पहुंचना अपने आप में बताता है कि स्थिति क्या बन रही है। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि उनको फोकस कहां पर करना चाहिए। फोकस उनको इस पर करना चाहिए जो अपना ऑब्सेशन है उससे दूर हटे और उस ऑब्सेशन में दूसरे देशों पर उन पर दबाव बनाना, उनको बुली करना, ये आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। आपकी क्या स्थिति हो रही है देश के अंदर, ये आपको देखने की जरूरत है। टेरर की बात करते हैं और आपको उस रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बारे में बताते हैं, देश से जुड़ी खबर, जिसने ये आरोप लगाया है कि 2008 के मालेगांव हमले में महाराष्ट्र एटीएस की टीम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करना चाहती थी। दिखाते हैं ये दावा महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड असिस्टेंट इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने किया है। इस दावे की वजह से आज दिन भर सनसनी रही। उनका कहना है कि 29 सितंबर 2008 को जब मालेगांव में बम विस्फोट हुआ, उस वक्त इस मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह को सौंपी गई थी और खुद परमवीर सिंह ये चाहते थे कि इस हमले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी गिरफ्तार किया जाए। इसके पीछे एटीएस और सरकार की मंशा थी भगवा आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित करना और इस हमले के लिए आरएसएस को दोषी साबित करना। सबसे पहले आप उनका ये पूरा बयान एक बार सुनिए। आदेश दिया गया था, वो परमवीर सिंह और उनके ऊपर के अधिकारी ने मेरे को आदेश देके बुला के लेके कहा गया था कि ये लोगों को पकड़ के लाओ। वो रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार, संदीप डांगे और आदरणीय मोहन भागवत, ये लोगों को लाने के लिए मेरे को नेमा गया था। बाद में वो 3 जने जो थे, रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार, संदीप डांगे, पुलिस कस्टडी में इनको मारा गया था। उसको और फरारी दिखाने के लिए, भाग के गए ऐसा दिखाने के लिए मेरे को और आदेश दिया गया कि तुम ये पकड़ के लाए जैसा करो। तो मैंने उसके पहले ही जाके उनके घर को जाके देख के आया था मैं कि क्या है, ये पूरी परिस्थिति मेरे को मालूम थी। और मोहन भागवत को लाओ बोले तो मेरे हाथ से ये शक्य नहीं था। मेरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत कुछ बड़े बड़े अधिकारी है, उनको छोड़ के मेरे जैसे को तुम इतनी बड़ी कामगिरी दे रहे, झूठी कामगिरी दे रहे। इसका गांभीर्य मेरे को था, इसलिए मैं क्या वो ऐसे काम करा नहीं। मैं जाके था नागपुर में रुका, मैं मेरे साथ में मेरे कर्मचारी थे।
तो मैंने वो काम नहीं किया। जब ये हायर अथॉरिटी को समझा कि बाबा इसको सब कॉन्फिडेंशियल बातें मालूम है तो इसको बदनाम करो, इसके लिए उन्होंने मेरे पे झूठे केसेस करे, झूठे केसेस करके मेरे को जेल में भी रखे। मैं ये सब बातें जो है कोर्ट के सामने रखा मैंने और निर्दोष छूटा। आपने सुना इनको। एक दिन पहले ही एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव हमले के सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया है। लेकिन इसके बाद अब यह आरोप लगना कि उस वक्त महाराष्ट्र एटीएस मोहन भागवत को भी भगवा आतंकवाद के झूठे केस में फंसाना चाहती थी, यह गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि आज जब ज्यादातर विश्लेषण सिर्फ बयान के इर्द गिर्द हो रहे हैं, तब हम आपकी जानकारी में कुछ इजाफा करना चाहते हैं और वो बातें आपको बताना चाहते हैं जिनके बारे में और कोई नहीं बताएगा। तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले मोहन भागवत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले महबूब मुजावर कौन है ये? 2008 में ये मालेगांव हमले के वक्त महाराष्ट्र एटीएस का हिस्सा थे। वो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे और उनका कहना है कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर उस समय सस्पेंड करा दिया गया था। लेकिन जो बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो ये है कि आज से 9 साल पहले 2016 में भी महबूब मुजावर ने मालेगांव हमले को लेकर इसी तरह के कुछ आरोप लगाए थे और एनआईए ने ही उनके सभी आरोपों को गलत और भ्रामक बता दिया था। अब ये क्या है? उस समय उन्होंने दावा किया था कि जिन 2 आरोपियों ने मालेगांव में बम रखा था उन्हें महाराष्ट्र एटीएस ने ही जान से मार दिया था। इनमें एक आरोपी का नाम था रामचंद्र कालसांगरा और दूसरे आरोपी का नाम था संदीप डांगे। ये दोनों आरोपी आज भी इस हमले में फरार माने जाते हैं। लेकिन इस रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने क्या दावा किया था? उसका दावा सनसनीखेज है। उसने दावा किया था कि जिन 2 आरोपियों को फरार दिखाया गया उन्हें एटीएस ने ही मालेगांव हमले के बाद जान से मार दिया था। यह दावा बहुत सनसनीखेज है। इनका कहना था कि मालेगांव धमाके में ये जो आरोपी थे इन दोनों को एटीएस ने ही मार दिया था और बाद में उनके शव 26/11 के हमले के बाद मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर फेंक दिए थे, जिससे उन्हें आतंकी हमलों का पीड़ित माना जाए, यानी आतंकी हमलों में हुई उनकी मौत मानी जाए। और असली दोषियों की जगह साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित जैसे आरोपियों को फंसा दिया गया। जिस तरह आज मोहन भागवत को लेकर इस पूर्व पुलिस अधिकारी के बयान पर हंगामा हो रहा है, वैसा ही हंगामा उस वक्त भी हुआ था। उस समय एनआईए को इन दावों की जांच करने के लिए कहा गया, लेकिन एनआईए ने अपनी जांच में ये सारे दावे गलत पाए। सबसे बड़ी बात, महबूब मुजावर ने बार बार अपने बयानों को बदला, अपने ही आरोपों को लेकर अलग अलग विवरण दिए, जिससे उनकी बातों पर जांच एजेंसियों को भी शक। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने ये कहा कि 2009 में इन आरोपों को लेकर महबूब मुजावर ने महाराष्ट्र पुलिस के उस वक्त के डीजीपी एसएस विर्क को भी चिट्ठी लिखी थी और जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद डीजीपी ऑफिस में इन आरोपों की जांच कराई तो ये आरोप भी सही नहीं निकले, यानी चिट्ठी नहीं भेजी थी। महबूब मुजावर को लेकर यह कहा गया कि वो अपने निलंबन का बदला लेने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है, जो सिर्फ सनसनी और हेडलाइन बनाने के लिए है। बड़ी बात यह है कि उस वक्त तो ये पूरा मामला जांच के बाद ठंडा पड़ गया था, लेकिन आज एक बार फिर से यही रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एक नया दावा लेकर आए हैं। तो हमें लगता है कि आपको इनका पिछला रिकॉर्ड भी जरा बता देना चाहिए, और वही हम आपको बता रहे थे ताकि आप भी समझ लें कि ऐसा एक मामला है जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे। ये तक कहा था कि एटीएस के अधिकारी ने ही मालेगांव के असली आरोपियों को जान से मारकर सीएसटी में मुंबई धमाकों में फेंक दिया ताकि लोग सोचे उससे बड़े हैं, और वो आरोप गलत साबित पाया गया था। ये भी अजीब बात है कि 17 साल पुराने इस मामले को लेकर आज ये दावे हो रहे हैं, लेकिन सोचिए आज जो हो रहा है उसका हिसाब कब होगा। आज का मतलब ये है कि हमारे देश में परीक्षा की जो अग्नि परीक्षा चल रही, परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा, वो इसमें कब पास होगी। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, जिनमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में अव्यवस्था है, गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। एसएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के विरोध में अलग अलग राज्यों के शिक्षक दिल्ली पहुंचे और ये सभी शिक्षक कोचिंग संस्थानों से जुड़े हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराते हैं। दिल्ली में वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी के मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते हैं।
लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद बवाल बढ़ा। इसके बाद कुछ शिक्षकों और छात्रों को गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन इस दौरान अगर देखिए तो शिक्षकों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी नोकझोंक, जबरदस्त विवाद हुआ। अब कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या प्रोटेस्ट आप लोग किस मंशा से करने गए थे और हुआ क्या? मैडम, प्रोटेस्ट जैसा कुछ भी नहीं था। आप हमारे वीडियोज भी देख सकते हैं। हमारा आह्वान ये था कि जो 7-8 सालों में एग्जाम सिस्टम की हालत हुई है इतनी जर्जर, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। गए थे डीओपीटी पे, 11:30 बजे का वक्त था। 1 से 1.5 मिनट हम लोगों को पहुंचे हुए हुई थी। उस वक्त इनिशियल वो बोले कि आप 4 लोग आ जाओ, आपको मिलवाते हैं, आपका ज्ञापन दिलवाते हैं। उसके बाद अचानक से क्या है, सबको उठाना शुरू कर दिया। यही कहानी है। 1 से 1.5 मिनट का है। ऐसा नहीं कि लोग बैठ गए थे, खड़े ही थे। आप वीडियोज में देख सकती हैं। ये नहीं थे कि उठने का नाम नहीं ले रहे, खड़े थे लोग। उन्होंने कहा मिलवाते हैं, तो लोग वहीं खड़े हो गए। मार पिटाई भी हुई। जी, 18 से 20 सेकंड का ही वो इंटरवल का गैप था। इस 18 से 20 सेकंड में जब उन्होंने कहा कि हम मिलवाते हैं, उस 18 से 20 सेकंड के बीच में स्टैम्पेड हुआ और एकदम से बहुत तेजी से पुलिस आई और फिर बहुतों के थप्पड़ लगे। किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ लगा, लेडीज भी थी। तो उस 15 से 20 सेकंड में सबको टेक ओवर कर दिया पुलिस ने और सबको अंदर डाल दिया, बसों में भर दिया। टीचर्स के ऊपर में एफआईआर हो रहा है। एक बात बताइए, हम टीचर हैं, हम आतंकवादी नहीं है। हम यहाँ पर टेररिस्ट नहीं बना रहे हैं। हम उनको पढ़ा करके देश को बिल्ड करने का काम कर रहे हैं। आज चाहे कोई दिल्ली पुलिस में हो, कहीं पर भी हो, यहाँ का शिक्षक पढ़ाता है तब वो विभाग में जाता है। तो टीचर के ऊपर में एफआईआर करके आप कर क्या लोगे? मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज चाटा मारा गया, इतनी बुरी तरह से ढकेला गया। मैं दूसरे को पकड़ के मैं किनारे लग गई दीवार से। उसके बाद लाठी चार्ज हुआ है, लाठी से मारा गया है। ये सभी छात्र एसएससी परीक्षाओं में अव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं और परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा विरोध इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली कंपनी को लेकर है। उनका कहना है कि यह कंपनी कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है और अब वही परीक्षा करा रही है। इस कंपनी को टेंडर मिलने के बाद ही गड़बड़ियां शुरू हुई। छात्रों का कहना है कि परीक्षा केंद्र खराब है, वहां छात्रों के लिए सही व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। परीक्षा कराने की प्रक्रिया इतनी खराब है कि छात्रों को दूर दूर राज्यों में सेंटर दिए जा रहे हैं और कई बार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। अब 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल 2025 की टियर 1 परीक्षा शुरू हो रही है, जिसमें करीब 14,500 पदों पर भर्ती होनी है। इससे 20 से 30 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। अब छात्रों को डर क्या है? उनको डर है कि जब फेज 3 की परीक्षा में फेज 13 की परीक्षा में केवल 3 लाख छात्रों को ही समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो एसएससी अब 30 लाख छात्रों की व्यवस्था कैसे करेगा? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी और छात्र जिस तरह से इस आंदोलन को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। एक अग्नि परीक्षा हमारे सिस्टम की भी होनी है जो गड्ढों में धंस चुका है। पुणे में क्या हुआ है आपको दिखाते हैं। पुणे में एक 61 वर्षीय व्यक्ति सड़क किनारे बने गड्ढे की वजह से मारे गए। वो अपनी स्कूटी से जा रहे थे और अचानक उनकी स्कूटी सड़क किनारे बने गड्ढे की वजह से फिसल गई और वो पास से गुजर रही एक गाड़ी के नीचे आ गए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है इस हादसे का। ये सीसीटीवी वीडियो पास के ही एक होटल के कैमरे में कैद हुआ। इसमें साफ दिख रहा है कि स्कूटी सवार जगन्नाथ काशीनाथ काले गड्ढे की वजह से फिसलकर गाड़ी के नीचे आ गए। यह गड्ढा सड़क बनाने वालों की लापरवाही का नतीजा है, जिसमें उन्होंने फुटपाथ और सड़क के बीच खाली जगह छोड़ दी है। फुटपाथ को पेवर ब्लॉक से बने फुटपाथ और बगल में सीमेंटेड सड़क के बीच जगह छोड़ दी गई। सड़क बनाने वालों की इस लापरवाही की वजह से हर वाहन चालक को दुर्घटना का खतरा रहता है। यह स्थिति पिछले कई महीनों से बनी हुई है, बावजूद इसके इन गड्ढों को भरा नहीं गया है। जहां हादसा हुआ वही अभी मैं खड़ा हूं, लेकिन ना ही इस पूरे मामले में कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है, ना ही कोई गवर्नमेंट ने इस पे कमेटी बिठाई है। रास्ते की हालत क्या है पहले समझ लेते हैं। पेवर ब्लॉक्स यहाँ बिठाए गए हैं, पेवर ब्लॉक्स, और
रास्ता जो कंक्रीट का रोड है इसमें ये गैप तैयार हो गई है। इससे पहले जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था वो पेवर ब्लॉक्स नीचे दब गए हैं पूरे, तो यहाँ लेवलिंग का जो काम है ये लेवल दोनों का पूरा अलग हो चुका है। एग्जैक्टली यहीं पे जब जगन्नाथ क्रॉस कर रहे थे तब यहीं से उनके बाइक इम्बैलेंस हो गई और जो पीछे से कार आ रही थी उसके नीचे वो चली गई। लोग उन्हें अस्पताल लेके गए लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। आगे आके आपको समझेगा ये पेवर ब्लॉक्स का काम भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। ना ही यहाँ कोई बैरिकेड लगाया गया है, एक खाली यहाँ बस ये ड्रम को रखा गया है ताकि लोग इसे क्रॉस ना करें। गाड़ी गिरी तो हम लोग भाग के दौड़ के उठाए। हाँ, लेकिन क्या आपने देखा था कि वो कैसे गिरी? क्योंकि सीसीटीवी में तो आपके इधर फंस के गिरी, चक्के में पलटी हो गई गाड़ी। इधर गड्ढे में चक्का फंस गया उनका, वो पलटी हुई, उधर से गाड़ी आई उनके सिर पे चढ़ी और निकल, गाड़ी रुक गई। फिर कार जो थी फिर रुकी। हाँ, कार रुकी। हाँ, तो फिर उन्हें अस्पताल वगैरह कैसे लेके गए? अस्पताल हम लोग ऑटो से लेके गए। ऑटो से लेके गए। तब वो जिंदा थे क्या वगैरह कुछ पता? हाँ, जिंदा थे। थोड़ा दूर रास्ते में जाते जाते वो दम तोड़ दिए। हमारे देश में गड्ढे सिर्फ सड़कों में नहीं है बल्कि ये गड्ढे सिस्टम में भी है। भारत में हर साल करीब 1% सड़क हादसे उन पर बने गड्ढों की वजह से होते हैं। साल 2018 से 2022 तक 5 सालों में सड़क पर बने गड्ढों की वजह से 8,963 लोग मारे गए। इनमें साल 2021 में ही 3,625 हादसे हुए जिसमें 1,481 लोग, और उसके अगले साल 2022 में 4,446 हादसे हुए जिसमें 1,856 लोग मारे गए। हम और आप ये जानते हैं कि सड़क पर गड्ढे कितना बड़ा खतरा होते हैं, लेकिन शायद सड़क बनाने वाले ठेकेदार और बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर ध्यान नहीं देती हैं। क्यों? पैसा। इसके अलावा हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पीड़ित बुजुर्ग रेनकोट पहनकर स्कूटी चला रहे हैं और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 व्हीलर हादसों में मारे गए लोगों में उनकी संख्या ज्यादा होती है जो बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं। अब आप खुद सोचिए, इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत का जिम्मेदार कौन है? सड़क बनाने वाले ठेकेदार, या फिर वो सफेद कार जिसके नीचे आने की वजह से बुजुर्ग की मौत हुई, या फिर वो बुजुर्ग जिन्होंने स्कूटी चलाते समय हेलमेट नहीं पहना था। लेकिन जिस तरह से हेड ऑन इस गाड़ी ने मारा है उनके गिरने के बाद, शायद ही किसी भी परिस्थिति में वो बच पाते। हमारे देश में वोट करने की उम्र 18 साल है, लेकिन जब बात राजनीतिक लाभ लेने की हो तो बच्चों का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पीडीए पाठशाला लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पीड़ित दलित अल्पसंख्यक वाली राजनीति में बच्चों को मोहरा बनाकर सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के अति उत्साहित कार्यकर्ता ने प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाना शुरू कर दिया। आप ये सोचिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मासूम बच्चों के दिमाग में किस तरह का ज्ञान भर रहे हैं। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के अति उत्साहित इन कार्यकर्ताओं नेताओं को सोचना चाहिए कि वो अपने आला कमान की नजरों में चमकने के लिए मासूम बच्चों के दिमाग से खेल रहे हैं, उन्हें मोहरा बना रहे हैं। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बच्चों का इस्तेमाल कहते हैं इसे। और ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह से बच्चों की अलग अलग पीडीए पाठशाला लगाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है। आप ये देखिए कि इन कार्यकर्ताओं ने पहले बच्चों की स्कूल से छुट्टियां करवाई, फिर एक राजनीतिक पाठशाला लगाई, उसमें बच्चों को कचरा ज्ञान दिया। इस मामले में अब यूपी सरकार ने उन कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई है जिन्होंने बच्चों की अलग पाठशाला लगाकर उन्हें ये सब बताया। समाजवादी पार्टी
और पार्टी की पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाए जाने के मुद्दे पर जब अखिलेश से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि बच्चे चाहे ए फॉर एप्पल पढ़े या ए फॉर अखिलेश या कुछ और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वो पढ़ तो रहे हैं। सवाल ये है कि पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी। शिक्षा इस पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहाँ पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम ए फॉर सीख तो रहे हैं कुछ। ए फॉर एप्पल पढ़ाएं, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ें, ए फॉर किसी नाम पढ़ें, आर फॉर रमन पढ़ें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए पीडीए पाठशाला चलाई और इसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशालाएं यूपी सरकार के एक फैसले के विरोध में था। यूपी सरकार ने हाल ही में प्राइमरी स्कूल्स के मर्जर का फैसला लिया था। उत्तर प्रदेश में 1,32,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल्स हैं। इन स्कूलों में करीब 1,58,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। 16 जून को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने फैसला लिया कि करीब 10,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। तब यह तय किया गया कि बच्चों की संख्या के आधार पर छोटे स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। माना गया कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा। समाजवादी पार्टी का आरोप था कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्राथमिक शिक्षा पर असर पड़ेगा, कई बच्चे स्कूली शिक्षा नहीं पा पाएंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला लगाकर राज्य सरकार के फैसले का विरोध जताया था। हालांकि कल ही यूपी सरकार ने इस फैसले में कुछ बदलाव किए, जिसके तहत जिन स्कूलों में 50 से ज्यादा छात्र होंगे उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। 50 स्टूडेंट्स अगर है तो मर्ज नहीं होगा, या फिर ऐसे स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा, नहीं मिलाया जाएगा जिनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसा होने पर बच्चों को स्कूल आने में दिक्कत होगी। इसके अलावा ऐसे स्कूल जिनके बीच नदी, रेलवे लाइन या कोई हाईवे होगा, उन स्कूलों को भी मर्ज नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि स्कूलों के मर्जर से शिक्षकों के पदों का कोई भी लेना देना नहीं है, उनमें कोई कटौती नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर नए शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। सरकार ने यह भी बताया है कि स्कूलों की जो इमारतें मर्जर के बाद खाली होंगी उनमें आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। स्कूलों के मर्जर को लेकर यह अपडेट आने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला खोलकर राजनीतिक लाभ लेने की तो कोशिश की ही, लेकिन इसी के साथ सब पूछ रहे हैं कि पूरे विश्व में ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, ए फॉर अखिलेश कैसे हो गया? ये मैं इससे अचंभित नहीं हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कार्य पद्धति बहुत पहले से रही है। वो चाहे सरकारी पदों पे एक ही जाति के लोगों को भरना हो, चाहे अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए लैपटॉप पे चित्र लगाना हो, ऐसी गतिविधियां समाजवादी पार्टी की हमेशा से रही हैं। आज जनता बहुत जागरूक है, आज बच्चे भी बहुत जागरूक हैं। इस तरह की गतिविधियां सरकारी जगहों पे हुई हैं, उस पर तो हम रोक लगा ही देंगे, लेकिन मुझे विश्वास है जो भी इसको सुनता है वो समझता है कि ये लोकतांत्रिक भाव नहीं है। कौन किसका नाम का प्रयोग करता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, नाम से ज्यादा काम महत्वपूर्ण है। जब शासन सत्ता। वैसे एक सच ये भी है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम हुई है, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की संख्या बढ़ी है और इसका कारण आज तक सरकार खोज नहीं पाई। इस वक्त यूपी के कुल स्कूलों में भी करीब 54% स्कूल सरकारी है, करीब 38% स्कूल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। इन 54% सरकारी स्कूलों में राज्य के केवल 38% बच्चे पढ़ते हैं और वहीं प्राइवेट स्कूलों में आप देखिए 37% जो प्राइवेट स्कूल हैं वहां 47% छात्र पढ़ते हैं। मतलब यह है कि सरकारी स्कूल ज्यादा है और प्राइवेट स्कूल्स कम। बावजूद इसके यूपी में रहने वाले माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं। राज्य सरकार को इस विषय में भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जल्दी से पुणे में हुए बवाल के बारे में बताते हैं, जहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद दो समुदाय आमने सामने हो गए। भड़की हुई भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक सैयद नाम के व्यक्ति ने भड़काऊ पोस्ट डाली थी जिसने पुणे का माहौल बिगाड़ दिया। पूरा विवाद 26 जुलाई को पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के बाद शुरू हुई थी, जिसका विरोध चल रहा था। इस बीच इस व्यक्ति की भड़काऊ पोस्ट वायरल हो गई, सांप्रदायिक तनाव शुरू हो गया।